हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसका क्वेश्चन है प्रथम कि राजनीतिक दल बदल क्या है, इस पर रोक के लिए क्या उपाय किए गए हैं। कहते राजनीतिक दल बदल क्या है, इस पर रोक के लिए क्या क्या उपाय है उसे लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, विधायिका का कोई सदस्य तथा सांसद विधायक पर जब अपना पार्टी छोड़कर किसी लालचवश या किसी कारण से दूसरे दलों में चले जाते हैं तो सरकार बनती है या गिरती है, उसे राजनीतिक दल बदल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सत्ता प्राप्त करने के लिए विधायिका के सदस्य सांसद या विधायक स्वयं पार्टी बनाकर किसी गठबंधन में शामिल हो जाता है। इसके पीछे मूल कारण किसी न किसी रूप से सत्ता प्राप्त करना है। 1967 ईस्वी के चुनाव के बाद ऐसा कार्य बहुत तेजी से हुआ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में यह कार्य काफ़ी तेज से हुआ और कांग्रेस की सरकारें गिर गई, उनकी जगह गठबंधन सरकारें बनी। याद हो कि खगड़िया सांसद राम शरण यादव जनता दल से अलग होकर कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार को बचाया, तो रामविलास पासवान सिर्फ एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को गिराकर केंद्र की सत्ता से अलग कर दिया। ये सब राजनीतिक दल बदल का ही रूप है। इस प्रकार राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान का 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून संसद ने पारित किया। इस कानून के तहत कोई भी दल या सदस्य यदि पार्टी गतिविधि या दल के अध्यक्ष का उल्लंघन करता है तो पार्टी 2/3 बहुमत से संबंधित सांसद या विधायक के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देता है, तो उस व्यक्ति का सदस्यता समाप्त हो जाता है। अतः इस कानून के बन जाने से संसद या विधायक अपने दल के विरुद्ध जल्दी दल बदल नहीं कर पाते हैं। यह लोकतंत्र का मजबूत हथियार साबित हुआ। दल बदल विरोधी कानून के द्वारा इस प्रकार के राजनीतिक को रोकने का उपाय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। देखिए, इतने लॉन्ग क्वेश्चन को आप कैसे याद करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। एक बार दो बार करके अगर आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको आधा से ज़्यादा याद हो जाएगा। और जहाँ तक बात रहा इस क्वेश्चन को याद करने का, तो आप 3 से 4 लाइन इसका हेड लाइन जो आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप याद करेंगे और उसी के बेस पर आप अपने माइंड से, क्योंकि आप तो वीडियो देखे रहेंगे, इससे संबंधित जितने भी बात आप जानते हैं ना, आप उसमें ऐड करेंगे। आपका जो फुल मार्क आपको मिलने वाला है, इसी वजह से आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। आपके एक लाइक हमको और आत्मविश्वास बढ़ाता है और मुझे मोटिवेट करता है, ताकि मैं आपके लिए और कुछ ऐसे ऐसे कंटेंट बना पाऊँ, ताकि आपका जो है ना रिजल्ट बेस्ट हो। इसी वजह से तो इसका आंसर लिखेंगे कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का पहिया है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को गति प्रदान करता है। राजनीतिक दलों के द्वारा ही जनता की भावनाओं को इकट्ठा कर सरकार के सामने रखा जाता है। देश में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव हो, इसके लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल ही देश की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखती है, जिसके आधार पर सरकारें योजना बनाती है। राजनीतिक दल सरकार पर नियंत्रण रखने, जनता के प्रति जवाबदेह बनाने, सरकार की नीतियों का एवं निर्णयों पर समर्थन एवं विरोध करने के उपाय के रूप में काम करती है। राजनीतिक दल ही देश के लिए भावी एवं वैकल्पिक योजनाएं तैयार करती है। इन्हीं सब बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकल आधिपत्य दल व्यवस्था को परिभाषित करें। इसका आंसर लिखेंगे, भारत में साम्यवादी व्यवस्था के विपरीत बहुदलीय व्यवस्था है। फिर भी स्वतंत्रता के बाद भारत में सत्ता पर 1970 से 80 के दशक तक एक दल कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। एक ही दल द्वारा राजनीतिक में सक्रिय रूप से भाग लेना
चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, सरकार बनाना, नीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन आदि में कांग्रेस की भूमिका रही है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एकल आधिपत्य या एक दलीय वर्चस्व की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। एक दलीय व्यवस्था में सरकार एवं दल का आधिपत्य होता है, विपक्षी दल कमजोर होता है, संघीय सरकार की स्थिति मजबूत एवं राज्य की सरकार की स्थिति कमजोर होती है, संविधानेतर शक्तियां दल विशेष के पास होती है। एक दलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं माना जाता है। लोकतंत्र में शासन का संचालन सभी के सहयोग एवं सबके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दलों के उदय के कारणों पर प्रकाश डाले। कहते हैं कि क्षेत्रीय दल जो उदय हुआ है तो उसके जो है ना उस पर प्रकाश डालने के लिए कहते हैं, उसके विषय में लिखने के लिए कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, भारत में आज़ादी के पहले से ही क्षेत्रीय दल मौजूद थे। स्वतंत्र भारत में भी क्षेत्रीय दल की उपस्थिति बनी रही, परंतु 1961 के तीसरे आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीतिक में क्षेत्रीय दलों का उभार तेजी से हुआ। भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय के निम्न कारण बताए जा सकते हैं। प्रथम, कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। फिर लिखेंगे इसमें कि 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के पास कोई महान नेता नहीं था। कामराज की अध्यक्षता में पार्टी काम कर रही थी। पहले शास्त्री और फिर इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1975 से 1977 के आपातकाल ने कांग्रेस शासन को इतना बदनाम कर दिया कि 1977 के चुनावों में उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्षेत्रीय असंतुलन। भारत विशाल देश है जिसके कुछ क्षेत्र बहुत संपन्न एवं विकसित है तो कुछ क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं। सत्ताधारी कांग्रेस के नेता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे यह क्षेत्रीय असंतुलन अधिक तीव्र हो गया। चतुर क्षेत्रीय नेताओं ने लोगों के असंतोष को जगाया तथा उससे लाभ उठाया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि क्षेत्रवाद का संप्रदायवाद, जातिवाद व नस्लवाद से समागम। चतुर क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने हेतु संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद तथा नस्लवाद के तत्वों से अपना समागम स्थापित किया। 1976 के चुनावों के बाद ऐसा बड़ा परिवर्तन देखने में आया कि अनेक क्षेत्रीय दल केंद्र की गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री वाजपेयी के मंत्रिमंडल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, अन्ना डीएमके, तेलुगु देशम व असम गण परिषद शामिल थे, तो मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में सिक्किम लोकतांत्रिक फ्रंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति व द्रविड़ मुन्नेर कसगम की सहभागिता देखी जा सकती है। अब यह तथ्य निश्चित हो चुका है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बिना भारतीय राजनीति का व्यवहारपरक अध्ययन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के मुख्य आधार क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, विदेश नीति का तात्पर्य उस नीति से है जो एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए निर्धारित की जाती है। आधुनिक युग में देशों के विदेश नीति समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहती है, परंतु भारतीय विदेश नीति का आधार संविधान निर्माण के समय ही तय किया गया था। भारतीय विदेश नीति का मुख्य आधार निम्नलिखित है। प्रथम लिखेंगे गुटनिरपेक्षता। भारतीय विदेश नीति का मुख्य आधार है गुटनिरपेक्षता जो है ये भारतीय विदेश नीति का मुख्य आधार है। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के समय दोनों गुटों से अलग रहते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, भारत साम्राज्यवाद यानी कि उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद जैसे शोषण प्रवृत्तियों का हमेशा विरोध करता रहा है, जिसे विदेश नीति का मुख्य आधार बनाया गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि भारतीय विदेश नीति का मुख्य आधार नस्लवादी भेदभाव का विरोध रहा। भारत नस्लों की समानता में विश्वास करता है तथा किसी भी नस्ल के लोगों से भेदभाव का पूर्ण विरोध करता है। अपनी विदेश नीति के सैद्धांतिक आधार पर ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी शासन की कड़ी आलोचना की। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि भारत गांधीवादी
सद्गुण के प्रभाव में भारत की विदेश नीति झगड़ों के निपटारे के लिए शांतिपूर्ण साधनों में अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करती है। पंचशील सिद्धांत का अर्थ है व्यवहार या आचरण के 5 नियम, जिसे भारत के विदेश नीति का मुख्य आधार माना गया। भारत चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। छठा पॉइंट लिखेंगे कि भारतीय विदेश नीति का मुख्य आधार रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व शांति के समर्थक करना। प्रारंभ से ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की विचारधारा का समर्थन तथा इसके क्रियाकलापों में सकारात्मक और रचनात्मक रूप से भाग लेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सुरक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें। कहते हैं कि भारत की जो सुरक्षा नीति है ना, उसके विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणी लिखे या वर्णन करें। आंसर यही होगा। इसका आंसर लिखेंगे कि भारत की सुरक्षा नीति के घटक। भारत एक ऐसा देश है जो दोनों प्रकार पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का सामना कर रहा है। ये खतरे सीमा के अंदर से बाहर दोनों ओर से है। भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक है जो निम्नलिखित है। प्रथम, सैन्य क्षमता। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का संस्थाओं को मजबूत करना। तीसरा, देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याएं। चौथा लिखेंगे गरीबी और अभाव से छुटकारा। प्रथम पॉइंट है कि सैन्य क्षमता क्या है, तो लिखेंगे पड़ोसी देशों के हमलों से बचने के लिए भारत अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारत पर पाकिस्तान ने कई आक्रमण हुए हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में उसके चारों ओर परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसलिए भारत ने 1964 और 1998 में परमाणु प्रशिक्षण किया था। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करना। इसका आंसर लिखेंगे भारत ने अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करने में सहयोग दिया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया। उसका मानना है कि हथियारों और परमाणु शस्त्रों की दृष्टि से अभी देशों का समान अधिकार होना चाहिए। भारत के नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे देश की अंदरूनी सुरक्षा और समस्याएं। कहते हैं कि भारत की नीति का तीसरा महत्वपूर्ण घटक देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी है। भारत के कई राज्यों नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर आदि राज्यों में अलगाववादी संगठन सक्रिय रहे हैं। इसलिए भारत ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का प्रयास किया है। उसने देश में लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। उसने सभी समुदाय के लोगों और जन समूहों को अपनी शिकायतें रखने का मौका दिया है। चौथा पॉइंट लिखेंगे गरीबी और अभाव से छुटकारा। भारत ने ऐसे व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जिससे बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से छुटकारा मिल सके और नागरिकों के मध्य आर्थिक असमानता समाप्त हो सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी वजह से आप इसको अच्छे से एक बार नहीं 2 बार करके आप इसको अच्छे से तैयारी करेंगे। देखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए ही कर रहे हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।